दोस्तों फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट होता है। फाइबर क्या करता है, फाइबर आपको पता है कि क्रैक अरेस्ट करता है, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। तो हम ग्लास फाइबर और स्टील फाइबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पहले मैं ग्लास फाइबर की बात करता हूँ। दो सपोर्टिंग थियरीज है, एक ग्रिफिथ थियरी है और एक रोमेल्डी स्पेसिंग थियरी है। ग्रिफिथ थियरी ये कहता है कि कंक्रीट टेंशन में कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का लो होता है, क्योंकि कंक्रीट में बहुत सारे क्रैक्स और वॉइड्स होते हैं, माइक्रो क्रैक्स और वॉइड्स होते हैं। अभी जब भी स्लैब पे समझ लो स्लैब है, अगर स्लैब पे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो तो सैगिंग होने के लिए वो या डिफॉर्मेशन होने के लिए वो रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, बट क्योंकि बीच में सीमेंट टू सीमेंट कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, क्योंकि बीच में क्रैक्स है, बीच में वॉइड्स है, तो जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो अगर कंक्रीट के अंदर क्रैक्स है, वॉइड्स है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो वीक हो जाता है। ओके, तो ग्रिफिथ थियरी ये कहता है कि अगर हम उसमें फाइबर ऐड करते हैं तो फाइबर क्या करता है, उस माइक्रो क्रैक्स को इलोंगेट होने से रोकता है, क्रैक के विड्थ को बढ़ने से रोकता है। इस तरीके से कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आता है फाइबर ऐड करने से। और इसका एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है कि किस तरीके से क्रैक का विड्थ कम या ज़्यादा होने से टेंसाइल स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो रोमेल्डी स्पेसिंग थियरी है वो कहता है कि अगर हम मान लो कि अगर ज़्यादा फाइबर ऐड नहीं किया, बहुत कम फाइबर ऐड किया, तो उससे क्या हो सकता है कि यहाँ पे वॉइड्स है, यहाँ पे वॉइड्स है, और उनके पास फाइबर गया ही नहीं, फाइबर तो बीच में ही कहीं पर रह गया है। फिर ये फाइबर उन वॉइड्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ये इन पर कंट्रोल नहीं रख सकता। रोमेल्डी थियरी ये कहता है कि जो फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका मिनिमम लेंथ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कि आप 30 mm से लेकर 60 mm तक आप ले सकते हो। 1.5 टाइम्स इसलिए कि अगर फाइबर का साइज़ एग्रीगेट से साइज़ से छोटा रह गया, फिर क्या होगा, दो एग्रीगेट्स के बीच में जो पेस्ट होता है वो पेस्ट में ही वो फाइबर रह जाएगा, फिर वो डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, फिर वो फाइबर बॉल क्रिएट कर देगा, क्लस्टर बना लेगा उससे, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बट अगर एग्रीगेट साइज़ से वो बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा, एग्रीगेट जब भी आगे पीछे फ्लो होगा वो फाइबर्स को पुश करेगा, जिसकी वजह से फाइबर्स अब अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो सकेगा। ये है। और एक एस्पेक्ट रेशियो होता है जो लेंथ बाई डायमीटर होता है। फाइबर का लेंथ अगर 50 mm है तो उसका डाया 0.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट रेशियो 100 हो गया, 50 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 100। ऐसे ही एक्सपेक्ट रेशियो 30 से 100 होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। ये कोई छोटा सा क्रैक है जो फ्यूचर में इलोंगेट होने वाला होगा। जब वो इलोंगेट होने जाएगा तो फिर वहाँ पे जो क्रैक्स, यहाँ पे जो फाइबर हमने रखा है वो क्रैक को बढ़ने नहीं देगा, यहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वहीं पर उसको रोक देगा। मतलब कि ये फाइबर उसके इलोंगेशन प्रोसेस में टांग अड़ा देगा। ये रोमेल्डी थियरी कहता है।